तो सीरीज चल रहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ओवरऑल पूरे सीरीज में लेक्चर 3 है और इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट 1 है। आई होप कि पहले 2 पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आपने पूछ लिया होगा। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आराम से आप पढ़ सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 17 क्रेडिट सिस्टम पे ध्यान रखना है। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन। अब 3 स्टेटमेंट है, 1 by 1 समझते हैं। पहला बोला कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। ठीक है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स काज मर्करी पोल्यूशन, ये भी ठीक है। देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। अच्छा, ये पढ़ के आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो बड़ा एक्सट्रीम बोल दिया कि कुछ ना कुछ सेफ लेवल तो होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सेफ लिमिट, दैट्स वाई ये भी करेक्ट है। तो ओवरऑल क्या हुआ, तीनों के तीनों करेक्ट हुए। आपको मालूम है क्वेश्चन देखते ही मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स वाई आपको क्वेश्चन देखते ही पॉज करके अपना आंसर तीनों कॉलम जो बनाया है उसमें सेकंड कॉलम में अपना आंसर डालना है। उसके बाद जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, तब आपको देखना है आपका अप्रोच सही था गलत था, उसमें टिक करना है। ठीक है, चलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। कैसे? गोल्ड माइनिंग इज पॉइजनिंग अमेजन फॉरेस्ट विथ मर्करी। टू सेपरेट द गोल्ड माइनर्स to separate the gold, miners mix liquid mercury into the sediment which form a coating around the gold। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा करेक्ट क्यों है? क्योंकि फ्लाई एश जनरेटेड बाय टीपीपीज इज वन ऑफ द वेज मर्करी इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है। तीसरा गलत है। अच्छा, दूसरे में ही पहले और भी देख लेते हैं कि मर्करी कंट्रीब्यूटेड ओवर 80% ऑफ द इमिशन रिलीज बाय द टीपीपीज, है ना। ओके, TPPs का मतलब थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, अकॉर्डिंग टू 2016 एस्टिमेट्स बाय दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, है ना, क्या बोला उसने कि 80% इमिशन जो है रिलीज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट। कौन सा? मरकरी। मरकरी का 80%, है ना, थर्मल पावर प्लांट द्वारा रिलीज किया जाता है। स्टेटमेंट तीसरा भी सही है कि देयर इज नो मरकरी इज हाईली टॉक्सिक एलिमेंट एंड देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर। नेक्स्ट, among the following crops which one is the most important anthropogenic source? anthropogenic जो मतलब मैन मेड और बोथ मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो सबसे ज्यादा जो है मेथेन निकलता है राइस के खेतों से। ऐसा क्यों कहते हैं कि 1 kg राइस के लिए, है ना, 5000 लीटर पानी लगता है। तो सोचो इतना ज्यादा पानी, है ना, जब एक जगह पे इकट्ठा रहेगा मतलब, तो वहां से मेथेन जो है और नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, देख सकते हो आप पूरा एक्सप्लेनेशन कि मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज, दे कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बायोजेनिक मेथेन आर वेट राइस फील्ड्स, केटल, एनिमल वेस्ट, लैंडफिल्स एंड बायोमास बर्निंग। Flooded rice cultivation has been identified as one of the leading global agricultural sources of anthropogenic methane emission. Furthermore, it has been estimated that global rice production is responsible for 11% of the total anthropogenic CH4 मतलब methane emissions. Paddies are a potential source of anthropogenic nitrous oxide emission as well. In paddies, both the soil and rice plants emit nitrogen oxide into the atmosphere. The rice plant in the paddy is considered to act as a channel between the soil and the atmosphere for nitrous oxide emission. Okay, next question. In the context of WHO, है ना, World Health Organization Air Quality Guidelines, consider the following statement। 4 स्टेटमेंट बोला कि which of the statement are correct और कौन गलत है। पहला, the 24-hour mean of the PM 2.5 should not exceed 15 and annual mean of the इतना should not exceed इतना। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, in a year the highest level of ozone pollution occurred during the periods of inclement weather। इसका मतलब होता है कि जब कोल्ड विंड हो, है ना, और रेनफॉल हो तब, मतलब सनी ना हो, है ना, सनी वेदर ना हो तो उसके अपोजिट को इंक्लेमेंट वेदर बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ओजोन लेवल का पोल्यूशन, ओजोन पोल्यूशन सनी डेज में होता है, सनी वेदर में होता है। ठीक, PM10 कैन particulate matter, PM का मतलब particulate matter 10 कैन penetrate the lungs barrier and enter the blood stream। देखो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर PM 2.5 की बात करता तो बिल्कुल हो जाता, लेकिन PM10 मतलब 10 माइक्रो, है ना,
ग्राम जो है बहुत ही बड़ा साइज हो गया है ना, इस वजह से तीसरा गलत है। चौथा, एक्सेस ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल सही है। पहला और चौथा गलत, दूसरा और तीसरा सॉरी, पहला और चौथा सही, दूसरा और तीसरा गलत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहला गलत है, सॉरी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि WHO ने हैज रिलीज द ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। द न्यू गाइडलाइन रिकमेंड, चलो इसको मैं आपको वही दिखा देता हूँ टेबल, देखो ध्यान से। PM 2.5 की बात करें तो एनुअल मीन जो है अभी 2021 के अकॉर्डिंग 5 और 15 होना चाहिए। वहीं पे PM 10 की बात किया जाए तो 15 और 45 है। ओजोन की बात की जाए तो 60 और 100 है। क्या 60 है? पीक सीजन पे। और 8 आवर का मीन कितना है? 100। NO2 की बात करें तो एनुअल मीन जो है 10 और 24 आवर का मीन 25। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल है। अब रटने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी इस साल है ना, कौन सी ईयर में, ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन था? 22 में आ गया था। तो जरूरी नहीं कि अगले में आ जाए कि सबको आप रटने बैठो। हाँ, एक जेनरिक आइडिया आपको होना ही होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? एज अ रिजल्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सनी वेदर एंड नॉट ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट का मतलब अभी मैंने बता दिया, जब कोल्ड विंड चल रही हो, है ना, रेनफॉल हो रहा हो, ये सारा कुछ। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि वाइल पार्टिकुलेट मैटर विद अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोन और लेस कैन पेनिट्रेट एंड lodge deep inside the lungs, है ना। इवन मोर हेल्थ डैमेजिंग पार्टिकल आर दोज विथ अ डायमीटर ऑफ 2.5 माइक्रोन और लेस, मतलब 2.5 वाले या फिर उससे कम वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू 10, क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ओके, स्टेटमेंट 4 करेक्ट है कि एक्सेसिव ओजन इन द एयर कैन हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. It causes breathing problem, trigger asthma, reduce lung function, or causes lung disease. Ozone triggers asthma because it is very irritating to the lungs and airways. Next question. Consider the following. Excess of which of the following in environment is our causes of the acid rain. तो देखो एसिड रेन के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर, इसलिए बी हो गया ऑप्शन इसका। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि the pollutants sulfur dioxide, nitrogen oxide, which are released by burning of coal and petroleum product combined with moisture in the air and rainwater can produce sulfuric acid or nitric acid respectively and fall along with the rain called acid rain. The acid rain pollutes soil, water and reduces the growth of crop and fishes in the rivers, stream, canals and ponds. It also stops the growth of plants and destroy the building made of marble, जैसे ताजमहल, and stone and statue made up of metals. Acid rain can cause respiratory problems such as asthma, bronchitis and emphysema. तो ये सारी दिक्कतें होती है किससे? सॉरी, एसिड रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस रिसाइकिल रीयूज, तो उसके रिलेटेड जो है वो कर दो। ऑप्शन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बिल्कुल सही। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ, नहीं मतलब कि आप सही आ ही गया तो क्या करना है कि नहीं, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड बोलता ना तो करेक्ट हो जाता, इसलिए गलत हुआ क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बोला। अगला, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, ओके। पहला तो गलत हो गया, तो आंसर तो आ गया पहले से ही हमारा, कौन सा? दूसरा और तीसरा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस में पहले कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से कंबाइन करता है ओर से और रिमूव करता है ऑक्सीजन एटम को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और कार्बन ऑक्साइड जो है एंड प्रोडक्ट है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा करेक्ट है कि कॉपर स्मेल्टर इमिट स्टेगरिंग अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूशन, लेड, आर्सेनिक और सेलेनियम, जो कि हैवी मेटल्स है ना। तीसरा, कॉपर स्मेल्टर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे याद रखना है? बस पढ़ लो, है ना, याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ओके। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, ठीक है। इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझो,
तीनों के तीनों जेनरिक लग रहे हैं, इसलिए सबसे आसान क्या है कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, आप पढ़ सकते हो कि फर्नेस ऑयल जो है डार्क विस्कस रेजिडुअल फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग हेवियर कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। दूसरा, फर्नेस ऑयल uses include heating up homes and fuel trucks to lighting up furnaces, producing steam for industrial uses and for generating electric energy. It is produced from the burnable liquids derived from crude oil and also called kerosene, home heating oil, diesel फ्यूल और कोल ऑयल। तीसरा भी सही है, क्यों? क्योंकि सल्फर जो है एक नेचुरल कंपोनेंट है क्रूड ऑयल में, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बर्न करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेंडेड टू कॉज neurodegenerative problems are generated as an environment pollution from which of the following? तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे कर सकते हो? बस करना है ना, सच दैट आगे के लिए हम तैयार हो पाए। क्यों? क्योंकि इतना सारा सोर्सेस कौन पढ़ता है, राइट? तो मैग्नेटाइट पार्टिकल देखना है, तो ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल से निकलता है, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल से, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स उससे नहीं निकलता है, पावर प्लांट से निकलता है। तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। आपको कैसे पता चल रहा है सर? आंसर देख के, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसे ये याद रखते हैं। फिलहाल के लिए जब आया तब पता चला कि मैग्नेटाइट पार्टिकल कैन एक्ट एज अ पोल्यूटेंट्स एंड लीड टू द न्यूरोडीजनरेटिव प्रॉब्लम्स। मैग्नेटाइट पार्टिकल कैन पेनिट्रेट एंड डैमेज द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड लीड टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक पार्टिकल। अच्छा, ये तो फिजिक्स का बात है ना? मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक फ्लक्स तो पता ही है, राइट? बाकी ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफिनाइल ए, जिसको बीपीए भी बोलते हैं, कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। ये है पॉलीकार्बोनेट। कैसे पता? एक्सप्लेनेशन है कि बायोफिनाइल इज अ केमिकल यूज्ड टू मेक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक इज यूज टू मेक हार्ड प्लास्टिक आइटम, जैसे कि बेबी का बॉटल्स है ना, रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, फूड कंटेनर, पिक्चर्स, टेबलवेयर एंड अदर स्टोरेज कंटेनर। ये सब किसके बनते हैं? बायोफिनाइल ए से बनते हैं। ठीक है, ओके। बीपीए इज ऑल्सो यूज टू मेक इपॉक्सी रेजिन्स। इपॉक्सी रेजिन लाइनिंग कोट द इनसाइड ऑफ मेटल products such as food cans, bottle tops, and water supply pipes. The purpose of epoxy lining is to keep the can material from corroding or reacting with the food. ओके, बाकी भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइक्लोसन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्चुअल में ये टॉयलेटरीज में होता है। बात आती है सर कैसे पता? देखो, ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में था, उस टाइम पे जब का पेपर था। तो ये सब के सब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊपर के 2-3 है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला, अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। देखो, अगर आप नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल देखोगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है। एग्जांपल के तौर पे डैमेज व्हीट ग्रेन, सुगर बीट्स, रोटेन पोटैटो, ये तीनों तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं से, अगर आपने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स देखा है तो। अब इसकी हेल्प से करने की कोशिश करो। 2, 5, 6, तो 2, 5, 6 पहले ऑप्शन में है और लास्ट ऑप्शन में है, तो सारे के सारे ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो इसलिए पहला वाला है ना, आप मतलब 50-50 कर सकते हो। तो इसका वैसे देखा जाए तो करेक्ट आंसर ये है कि कसावा भी यूज होता है, और डैमेज व्हीट ग्रेन, रोटेन पोटैटो और शुगर, ये सब के सब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में है ना, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है। आगे से ध्यान रखना, और क्या ही कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, है कि नहीं? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट है और तीनों में देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। कोल एज कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। ओके, coal-fired power plant release sulfur dioxide and oxide of nitrogen into the environment. Okay. High as content in observed in Indian coal, ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा तो है ना, तो तीसरा है, तो ये हो नहीं सकता। बी, सी, डी। अभी हमने देखा कोल फायर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड तो देखा, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी हो ही सकता है, तो ये भी दूसरा सही, तीसरा सही। और कोल एज कंटेन आर्सेनिक, लेड और मरकरी, तो ये भी ठीक है। तीनों के तीनों ठीक होने चाहिए। ऑप्शन डी ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है कि टिपिकली कोल इज कंटेन ऑफ आर्सेनिक, लेड, मर्करी, सेलेनियम, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम एमॉन्ग अदर कार्सिनोजेंस एंड न्यूरोटॉक्सिन्स। अच्छा, कार्सिनोजेंस क्या होता है? जिससे कैंसर, जो कैंसर कॉज करता है।
और न्यूरोटॉक्सिन का मतलब जो न्यूरो जनरेटिव है ना डिसऑर्डर क्रिएट करता है। ओके, बाकी दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, जैसा कि अपन ने पढ़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। अब ये भी बहुत ही है ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से तो बेंजीन है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। याद कीजिए छोटे क्लासेस में है ना, लाइक 11th-12th में आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये बेंजीन का होता है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है ना। तो वह कोई स्मोक में भी होता है, वुड बर्निंग में भी होता है, इसमें नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। तो पहला दूसरा तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो कि बेंजीन और एक कलरलेस लिक्विड है विथ अ स्वीट ऑर्डर, है ना। It evaporated into the air very quickly and dissolved slightly in the water. It is highly flammable. Human exposure to benzene has been associated with a range of acute and long-term adverse health effects and diseases, including cancer और aplastic anemia. ठीक है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा पांचवा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक और वुड बर्निंग आर ऑल सोर्सेस ऑफ बेंजीन पोल्यूशन, लेकिन वर्निश wooden furniture or product made of polyurethane may also contain benzene, but they are not a significant source of exposure as the other three source. तो बात आती है सर इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि इनमें भी थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। जैसे अपन करते हैं कि कुछ ना आता हो तो डी ऑप्शन मतलब सारे के सारे कर दो, वैसे करते तो ऐसा ही हो जाता। लेकिन यूपीएससी जो आंसर देगी हम तो उसी पर रिलाई करेंगे, और यूपीएससी ने 1 2 3 ही बोला, दैट्स वाई 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 2 3। पहला, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। कैटर रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, ओके। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट, कैसा रिएक्ट। तो देखो ये भी बिल्कुल सही है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है नाइट्रोजन कंपाउंड इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तीनों के तीनों जेनेटिक स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट, दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऑप्शन डी ही है। पहला करेक्ट है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, जो भी कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में एंड मैन्योर में इनटू नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन को किसमें? नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज करता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीजन। दूसरा भी करेक्ट है, बाकी भी आप पढ़ लेना आराम से, है ना। ओके, ये देखते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसको RNCs भी बोलते हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। इसका आंसर है क्योंकि वो मरीन इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं। ये देख लो, माइक्रोबीट्स क्या होते हैं? प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं जो कि साइज में 1 mm से कम के होते हैं। देयर लार्जेस्ट डायमेंशन 1 mm होता है, लेस देन 1 mm। Microbeads typically serve as the cleanser and exfoliants in personal care products such as soap में होता है, फेशियल स्क्रब और टूथपेस्ट में मिलते हैं। They are considered harmful to marine life. Next question कि which of the following are released into atmosphere due to burning of crop biomass residue। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही है, मेथेन कह नहीं सकते, रुक जाओ। ओजोन भी मिलता है, सल्फर ऑक्साइड भी मिलता है। पहला तीसरा चौथा होना चाहिए, या फिर पहला तीसरा चौथा नहीं, मेथेन भी कुछ ना कुछ अमाउंट में होता है, तो चारों के चारों होने चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन है। कौन कौन सा होता है? बर्निंग ऑफ दीज रेजिड्यू रिमिट गैसेस लाइक क्या क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मेथेन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन्स और ओजोन और एरोसोल्स। ये सबके सब रिलीज होते हैं जब हम बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पाइरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। याद कीजिए, पाइरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है कि जब हम वेस्ट मटेरियल को, है ना, एनर्जी, वेस्ट मटेरियल से एनर्जी जो है निकालते हैं, तो वो ये प्रोसेस है पाइरोसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन। तो आंसर देखो, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पाइरोलिसिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसें रिलीज नहीं होती। इट इज कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल
Char is usually end product of this process. Plasma gasification is an extreme thermal process using plasma which convert organic matter into a syngas, जिसको synthetic gas बोलते हैं, which is primarily made up of hydrogen and carbon monoxide. It is used for various gasification processes. ओके एवरीबॉडी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए है ना, दो शब्द हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें पढ़ के लगता है कि यार कितना पढ़ा जाए, है ना, इतना कुछ पढ़ लिया है फिर भी एकदम खाली खाली सा लगता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि पेपर क्लियर नहीं हो रहा या फिर बाकी लोग मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं, और आप यहाँ पे कमरे में बैठ के अकेले या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। देखो जनरली यही होता है कि अगर आपको आसमान पे, है ना, आसमान में उड़ना है, मतलब अगर बहुत ऊंचाई पे जाना है तो जरूरी है कि अकेलापन का, है ना, या अकेले होने का रास्ता अपनाना पड़ता है, होना पड़ता है, कभी कभार बाई चॉइस, कभी कभार मजबूरी में। वही सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, जो हमें स्ट्रांग बनाती है और हमें कल को बेहतर करने में और ऊंचाई पे पहुंचने में हेल्प करती है, राइट। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।